हाँ, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स कहाँ होते हैं? हमारे हाथों में होते हैं, ठीक है। तो हाथों में होते हैं, ये प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स है और ये डिस्टल कार्पल बोन्स है, ठीक है। लेटरल है और ये मेडियल है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। जैसे कि आप फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़े ही होंगे, सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। सी से स्क्वायफर्ड, ठीक है। एल से ल्यूनेट, ट्राई, टू से ट्राई और पीटी से प्रीसीफॉर्म, पीटी से प्रीसीफॉर्म। अब नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। लेटरल टू मेडियल हम चल रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू कैच हर, ट्राई से ट्रेपीजियम, टी से फिर टी है ट्राइकोट्रॉल, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजॉइड, ठीक है। सी से कैपिटेट और एस से हैमेट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑसिफिकेशन सेंटर जानना, ठीक है। 5 से 6 4 बहुत माथापच्ची है, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप आते हैं ट्राइकोट्रॉल में। ट्राई मतलब ट्राई यानी 3 ईयर्स, ठीक है। ट्राई 3 ईयर्स, ट्राई। सबसे पहले तो ट्राई, इस नाम ही से स्पष्ट है कि इसका कितना साल एज है, कितना एज हो रहा है। ट्राई आती 3 ईयर्स। अब आइए सैटरडे हमारे वीक में 6 डेज में आता है, ठीक है। सैटरडे कब आता है? शनिवार, छठा दिन होता है। रविवार, संडे इज 7th डे, ठीक है। तो ट्राइकेट्रल 3 ईयर्स और सैटरडे इज द 6th डे ऑफ वीक, ठीक है। तो 6 डे ऑफ वीक, इससे हम क्या ट्रिक्स है? स्क्वायफर्ड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ये 5 to 6 ईयर्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। ट्राइकेट्रल ट्राई से 3 ईयर्स, फिर सैटरडे इज द 6th डे ऑफ वीक, तो एस टी देखिए, एस टी स्क्वायफर्ड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड इज 5 to 6 ईयर, ठीक है। अब आते हैं पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म में बहुत सा क्वेश्चन पूछता है कि पीसी फॉर्म एज अपीयर, तो एज बताइए, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे पीसी फॉर्म? जैसे कोई भी दुकान में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई भी दुकान में जाते हैं, हम 12 पीसेस दीजिए, ठीक है, 1 दर्जन दीजिए। तो 12 पीसेस या 1 दर्जन, इससे याद रखिएगा ये 12 ईयर्स, 9 to 12 ईयर्स है, यहाँ 12 ईयर्स याद रखिए, 9 to 12 ईयर्स। 12 ईयर्स भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो बहुत सा क्वेश्चन पूछता है कि पीसी फॉर्म बॉर्न अपीयर हो गया है, आप एज बताइए। तो पीसी फॉर्म हो गया है तो ये 12 ईयर्स होगा। अब आइए विजडम टीथ में, ठीक है। इसमें कुछ हम 25 ऑसिफिकेशन सेंटर्स को हम मिलाने का कोशिश किया, ठीक है। तो विजडम टीथ कब अपीयर होता है? विजडम टीथ, थर्ड मोलर टीथ अपीयर होना 7 to 25 ईयर्स या 18 ईयर्स होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मोलर होता है 6 ईयर्स में, सेकेंड मोलर होता है 12 ईयर्स में और थर्ड मोलर होता है 17 to 25 ईयर्स, मान लीजिए कि 18 ईयर्स। तो 6 का टेबल है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, 6 का टेबल है 6 12 18, ठीक है। 6 का टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड मोलर, हम यहाँ क्वेश्चन क्या था? थर्ड मोलर था, तो 17 से 25 साल है, 18 साल मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट है सैक्रम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला वर्टिब्री है, तो सैक्रम फ्यूजेज इट 22 से 25 ईयर। अब आइए मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एज बाय गुस्टाफ्सन्स मेथड। गुस्टाफ्सन्स मेथड इज अप्लाइड आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है। गुस्टाफ्सन्स मेथड, हम टीथ का बात कर रहे हैं, गुस्टाफ्सन्स मेथड टीथ होता है, ठीक है। तो गुस्टाफ्सन्स मेथड में और अगर टीथ से हमको एज एस्टिमेट करना है अकॉर्डिंग टू गुस्टाफ्सन्स मेथड, तो 25 साल से ऊपर ही एस्टिमेट होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 25 साल, सैक्रम फ्यूजेस यहाँ भी 25 साल, 22 से 25 साल, ठीक है। और इसमें गुस्टाफ्सन्स मेथड बहुत सा क्राइटेरिया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट मोस्ट रिलायबल है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट मोस्ट रिलायबल है, और सेकेंड रिलायबल है सेकेंडरी डेंटिन। क्या 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 है? सी ट्रैप्स करके है, सी सीमेंटम ऑपोजिशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट रिजॉर्प्शंस, एट्रीशन और पैराडेंटोसिस, ठीक है। इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट मोस्ट रिलायबल माना जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आइए बॉडी ऑफ स्टर्नम कंप्लीटली फ्यूजेज एट 25 ईयर्स ऑफ एज। कैसे होता है? लोअर 1/3 15 ईयर्स, मिडिल 1/3 20 ईयर्स एंड अपर 1/3 25 ईयर्स, ठीक है। तो अगर 25 ईयर्स को माना जाए तो बॉडी ऑफ स्टर्नम कंप्लीटली फ्यूज कर जाता है, ठीक है। 25 ईयर्स ऑफ एज बॉडी ऑफ स्टर्नम कंप्लीटली फ्यूजेस। अच्छा, तो हम 25 ईयर्स से कुछ है, तो सबसे पहला थर्ड मोलर अपीयर होता है, देखिए यहाँ थर्ड मोलर अपीयर होता है। गुस्टाफ्सन्स मेथड आफ्टर 25 ईयर्स हम एज एस्टिमेशन करते हैं, गुस्टाफ्सन्स मेथड टीथ के लिए। फिर स्टर्नम है, स्टर्नम लोअर 1/3 अपर 1/3 मिडिल 1/3 अपर 1/3 25 ईयर्स, और सैक्रम 22 से 25 साल 22 to 25 ईयर्स, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कि अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, या फोर्स अल्कलाइन डायलिसिस। मतलब अगर ड्रग्स
ड्रग्स एसिडिक हो तो अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं ताकि एसिडिक ड्रग्स शुड बी एलिमिनेटेड आउट, ठीक है। तो किस किस पॉइजनिंग में हम अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं, यानी हमको एसिडिक ड्रग्स का नाम बताना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है? सैलिसाइक्लेट यानी सैलिसाइक्लिक एसिड्स, एसिड है, बार्बिट्रेट्स है, ठीक है, सिडेटिव है, एप्नोटिक्स होता है बार्बिट्रेट्स, फेनोबार्बिटल, फिर है लिथियम, मेथोट्रेक्साइड एंड क्लोरप्रोमामाइड। ये सभी ऐसे ड्रग्स हैं जिसके लिए अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन का आवश्यकता होता है, मतलब अल्कलाइजेशन हमको करना पड़ता है ताकि ये ड्रग्स को एलिमिनेट कर सके, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स है, साला बार में डांस करता है, ठीक है। तो साला बार में डांस करता है तो ऐसे ऐसे सैलिसाइक्लिक एसिड्स ले लीजिए, एल से लिथियम ले लीजिए, ठीक है। लिथियम बार से बार्बिट्रेट्स, एम से मेथोट्रेक्साइड डांस करता है, ठीक है। सैलिसाइक्लेट, लिथियम, बार्बिट्रेट्स, मेथोट्रेक्साइड, एक क्लोरप्रोपामाइड याद कर सकते हैं। तो इन सभी ड्रग्स के लिए हमको अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करना पड़ता है, ठीक है। आपको याद हो क्या? साला बार में डांस करता है, एस से सैलिसाइक्लिक एसिड्स, एल से लिथियम, बार से बार्बिट्रेट्स, एम से मेथोट्रेक्साइड्स। अब आइए एसिड डायलिसिस किस में करते हैं? तो जो अल्कलाइन ड्रग होगा उसमें एसिड डायलिसिस करेंगे। तो क्यून एसी में रहती है, क्यून तो राजकुमारी है तो एसी से कम में क्या रहेगी, ठीक है। क्यून एसी में रहती है, क्यून से क्यूनिन हो गया जो मलेरिया वाला ड्रग्स है, ठीक है, और एम्फिटामिन और कोकीन, और एसी से एसिडिक डायलिसिस, एसी से एसिडिक डायलिसिस भी याद कर सकते हैं, एसिडिक, ठीक है, क्यून एसी, एम्फिटामिन, कोकीन और क्यून। अब नेक्स्ट आते हैं क्रोनिक लीड पॉइजनिंग। क्रोनिक लीड पॉइजनिंग को सैचुरेशन या प्लम्बिज्म कहते हैं, ठीक है। लीड बहुत इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स पॉइजनिंग है, जो जैसे कि हम वाटर सप्लाई है उससे भी पॉइजनिंग हो सकता है, क्रोनिक लीड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। क्रोनिक लीड पॉइजनिंग सैचुरेशन या प्लम्बिज्म कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लीड कौन कौन सा एंजाइम्स को इनिबिट करता है, बहुत जरूरी है, बहुत माथापच्ची है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कॉफ़ी हिलाकर प्यार से पियो, कॉफ़ी हिलाकर पियो या प्यार से पियो बाद में पता चलेगा क्या हम क्यों। कॉफ़ी हिलाकर पियो, ठीक है। यूजुअली सब चाय हिलाकर पीता है, यहाँ कॉफ़ी हिलाकर पीना है, ठीक है। कॉफ़ी हिलाकर पीना है। CO से कॉप्रोपोरफिरिनोजन ऑक्सीडेज, CO से कॉप्रोपोरफिरिनोजन ऑक्सीडेज। FE से फेरोचिलिटेज, फेरो एंजाइम फेरोचिलिटेज। HE से इनहिबिट हेम सिंथेसिस, ठीक है। और LA से ALA डिहाइड्रेटेज, तो कॉफ़ी हिलाकर प्यार से पियो। तो ये सभी एंजाइम्स हैं जो कि लीड के द्वारा इनहिबिट होते हैं, ठीक है। तो CO से कॉप्रोपोरफिरिनोजन ऑक्सीडेज, FE से फेरोचिलिटेज, HE से इनहिबिट हेम सिंथेसिस और LA से ALA डिहाइड्रेटेज, ठीक है। अब ये तो कुछ एंजाइम्स हुआ। और नेक्स्ट है ये है कि बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBC क्यों होता है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBC, ठीक है, ये है बेसोफिलिक, लेकिन डिपोजिशन ऑफ पॉर्फिरिन कहाँ होता है? RBC के साइटोप्लाज्म में, RBC के साइटोप्लाज्म में डिपोजिशन ऑफ पॉर्फिरिन होता है ना। तो क्यों होता है? ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स 5 पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बासी प्यार, ठीक है। तो बासी प्यार, बासी से बेसोफिलिक स्टिपलिंग और प्यार से 5 पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। एनीमिया फाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एनीमिया फाउंड इन लीड पॉइंटिंग इज कैसा होता है? माइक्रोसाइटिक होता है कि मैक्रोसाइटिक होता है? इट इज माइक्रोसाइटिक, ठीक है, छोटा, साइज में छोटा हो जाता है। तो अदर कॉजेज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जैसे कि इसको याद कर लीजिए, शीतल, ठीक है। हाँ, एस से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, I से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, T से थैलेसीमिया, A से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और L से लीड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये सब ऐसे कॉजेज है जिसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया पाया जाता है। तो इसको याद कर सकते हैं, माइक्रोशीतल। सबसे इंपॉर्टेंट है लीड पॉइजनिंग, जो कि हमारा टॉपिक है। तो इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होती है, एनीमिया होता है। उसके अलावा इन सभी केसेस में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। तो अब आते हैं, हाँ, अर्लीस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टिंग फाइंडिंग्स इन लीड पॉइजनिंग। हाँ, चूंकि एनीमिया होता है तो फेशियल पैलर तो होगा ही, और तो फेशियल पैलर इज द अर्लीस्ट सिम्टम्स, ठीक है। तो लीड पॉइजनिंग में फेशियल पैलर होता है और इसकी वजह से फेशियल पैलर एनीमिया होता है, इसलिए फेशियल पैलर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। नेक्स्ट आते हैं, ठीक, कॉजेज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो ड्रग्स में है आइसोनियाजिड, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। उसके बाद लीड पॉइजनिंग,
जो अभी हम पढ़े हैं, और उसके बाद अल्कोहल, एक तो विटामिन भी होता है, वो विटामिन B6 होता है, ठीक है, B6 होता है। 12 मत बोलिएगा, 12 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, 12 मत दिया। अच्छा, आइसोनियाजाइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और B6 में कुछ रिलेशन है, ये क्या, आइए जानते हैं। आइसोनियाजाइड ऐसा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिससे सिटोप्लास्टिक एनीमिया होता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि आइसोनियाजाइड से विटामिन B6 का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है, और B6 के भी डेफिशिएंसी से सिटोप्लास्टिक एनीमिया होता है। तो आइसोनियाजाइड विटामिन B6 का डेफिशिएंसी करता है, जिसकी वजह से सिटोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है, इन दोनों से। तो इसको कैसे याद करेंगे, कॉजेज ऑफ सिटोप्लास्टिक एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ऐसे कर याद करें, साली को साइड करो, साली को साइड करो। साली को यूजुअली साइड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ कर दीजिए, साली को साइड करो। एस से 6, एस से सिटोप्लास्टिक, ए से अल्कोहल, एल से लेड और आई से आइसोनियाजिड, और साइड से सिटोप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, साइड से सिटोप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, अब आते हैं कॉलिक एंड कॉन्स्टिपेशंस, यार इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लीड पॉइजनिंग। इसको पेंटर्स कॉलिक, सेचुरेन कॉलिक और ड्राई बेली एक कहते हैं, ठीक है। पेंटर्स कॉलिक और सेचुरेन कॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि लेड पेंट्स या लेड में पेंट्स में यूजुअली लेड होता है, और कभी कभी बच्चों को बोला जाता है कि आप दूर ही रहिए पेंट से, क्योंकि बच्चे पेंट्स खाते हैं और जिससे क्रोनिक लेड पॉइजनिंग भी हो सकता है बच्चों में, ठीक है। तो देखिए कि आपके अपना घर में जो लेड है, जो पेंट है, वो लेड फ्री है कि नहीं, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, पेंटर सैटरडे को पेंट करने आया, ठीक है, पेंटर्स, तो लेड जहाँ भी होगा उसको पेंटर से रिलेट करिए, ठीक है। पेंटर पेंट करता है और पेंट से लेड पॉइजनिंग होता है। पेंटर सैटरडे को पेंट करने आया, पेंटर सैटरडे, तो सेचुराइन कॉलिक, सैटरडे से सेचुराइन कॉलिक, पेंटर से पेंटर्स कॉलिक, पेंट में लेड होता है तो इट्स समथिंग रिलेटेड टू लेड, ठीक है, पेंटर्स कॉलिक, सेचुराइन कॉलिक और लेड, ठीक है। अब गॉट भी होता है लेड पॉइजनिंग में, गॉट भी लेड पॉइजनिंग में होता है, ठीक है, इसे सेचुराइन गॉट कहते हैं, सेचुराइन गॉट, सेचुरिनिज्म और सेचुराइन कॉलिक, तीन जो सेचुरन से रिलेटेड है। अच्छा, गॉट प्रेजेंट इन सेचुराइन गॉट। अच्छा, कुछ ऐसे ड्रग्स भी हम देख लेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पायराजिनामाइड, इसमें भी गॉट होता है, इसमें भी हाइपरयूरिसीमिया होता है, इसमें भी गॉट होता है। और एक तो डायरेटिक्स ड्रग्स जो कि बीपी में देते हैं, थियाजाइड में भी हाइपरयूरिसीमिया होता है, उससे भी गॉट हो सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशंस, तो जैसे कि कोई सस्पेक्टफुल कंडीशंस में कोई आदमी का डेथ हो रहा है, वो अपना स्टेटमेंट देना चाहता है, ठीक है, बेचारा डेथ हो रहा है, कोई मार दिया या किसी परिस्थिति में कोई सुपारी देके मरवाया, तो वो अपना अंतिम स्टेटमेंट देना चाहता है कि कौन मरवाया, कैसे मरवाया, क्यों मरवाया, ठीक है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर या मजिस्ट्रेट, और मरते के समय कोई मजिस्ट्रेट तो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर या एनीवन अगर उनके सामने हो, तो वो अपना अंतिम फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ वो दे सकता है। इट इज नोन एज डाइंग डिक्लेरेशंस। और दूसरा होता है डाइंग डिपोजिशंस। डाइंग डिपोजिशन ऑलवेज मजिस्ट्रेट के सामने होता है। डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट जो भी उसके डेथ के समय उसके नियर बाय प्रेजेंट है, वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये टाइप ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट्री होता है, ये ओरल होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट में जैसे ओरल होता है, और इसमें लेने के लिए ओथ का जरूरत होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जब भी जाइएगा तो गीता के हाथ पर कसम रख के खाइए, तो और ओथ लेना जरूरी होता है। और मरता हुआ आदमी को क्या आप ओथ दिलाएंगे, नो ओथ रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एविडेंस इज डॉक्यूमेंट्री। और सुपीरियरिटी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जो मरता हुआ आदमी है उसको क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, कि उसको क्या ओथ दिलवाएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेड इन इंडिया, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है जो मरता हुआ आदमी किसी के सामने देता है वो एक्सेप्टेड इन इंडिया है। डाइंग डिपोजिशन इज नॉट फॉलो इन इंडिया, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए, डिपोजिट मैगी एंड ईट ओरली, डिपोजिट मैगी एंड ईट ओरली। तो डिपोजिट मतलब डाइंग डिपोजिशंस हो गया, मैगी मतलब मजिस्ट्रेट हुआ, ठीक है, मैगी से मजिस्ट्रेट दोनों का स्पेलिंग्स मिलता जुलता है। एंड ईट ओरली मतलब ओरल एविडेंस है, डाइंग डिपोजिशन ओरल एविडेंस है, ठीक है। तो डिपोजिट, तो डाइंग डिक्लेरेशंस
कभी कभी कन्फ्यूज़न हमको इसलिए होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने है कि डाइंग डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के सामने है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है। तो इसमें स्पष्ट हो जाता है, ये ट्रिक से ये स्पष्ट हो जाएगा कि डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि डिपोजिट मैगी को डिपोजिट करिए और ईट ओरली, और मुँह से खाइए, ठीक है। मैगी को डिपोजिट करना होगा मुँह से खाने के लिए, तो डाइंग डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के सामने होता है, ठीक है। अब आइए कोर्ट्स और पनिशमेंट्स। कोर्ट्स और पनिशमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट सेशन कोर्ट, ये सब तो देखेंगे ही, तो लोवेस्ट कोर्ट पहले ये वाला देख लीजिए। लोवेस्ट कोर्ट टू गिव डेथ सेंटेंस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कैसे याद रखेंगे? डी से डिस्ट्रिक्ट, डी से डेथ, डी से डेथ, डी से डिस्ट्रिक्ट, दोनों डी है, ठीक है। तो लोवेस्ट कोर्ट टू गिव डेथ सेंटेंस इन इंडिया इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट इज लोवेस्ट कोर्ट है जो कि डेथ सेंटेंस दे सकता है। तो अब सेशन कोर्ट दे सकता है, तो इसका जूनियर कोर्ट क्या हो जाएगा? असिस्टेंट सेशन कोर्ट। तो डेथ से थोड़ा कम सजा देगा, तो असिस्टेंट सेशन कोर्ट याद करिए वो 10 साल का सजा देगा, ठीक है। असिस्टेंट सेशन कोर्ट 10 साल का सजा देगा, समझ गए? लोवेस्ट कोर्ट कुड गिव डेथ सेंटेंस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट जो डेथ सेंटेंस दे सकता है, तो इसका जूनियर तो 10 साल का सजा दे ही सकता है, तो असिस्टेंट सेशन कोर्ट 10 साल का सजा देगा। अब आइए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। 7-3-1 कितना पनिशमेंट दे सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 ईयर्स, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 ईयर्स, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 ईयर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 7 समंदर, ठीक है। 7 कैसे? 7 समंदर, 7 सी को ऐसे लिख सकते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 ईयर्स, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 3 और 1 याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास का 50,000 फाइन है और सेकंड क्लास का 10,000 फाइन है, और ये 3 और 1 इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, जेल है, ठीक है। 3 और 1 ये याद कर लीजिए। अब आ जाइए लोवेस्ट कोर्ट को टू कंफर्म, कम्यूट और कैंसल डेथ सेंटेंस इज हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। अब आ जाइए कंस्टिपेशंस। मेडिसिनल कॉज तो पढ़ेंगे ही, पहले यहाँ फॉरेंसिक कॉज पढ़ लीजिए। तो किस किस टॉक्सिन्स में कंस्टिपेशन पाया जाता है? तो लीड पॉइजनिंग है, ठीक है, ओपॉइड इंटॉक्सिकेशन है और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। तो लीड पॉइजनिंग पेंटर्स कॉलिक और सेचुरेंट कॉलिक, कितना कॉलिक है तो इसमें करेगा ही, गॉट तो करवे करता है और पेंटर्स कॉलिक और कंस्टिपेशन भी करेगा, तो लीड ठीक है। ओपॉइड इंटॉक्सिकेशंस, ठीक है। ओपॉइड के मामले में याद रखिए कि इसका इंटॉक्सिकेशन में हर सिस्टम्स डिक्रीज हो जाता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे पुपिल का साइज हो, टेम्परेचर हो, सब घट जाता है, ठीक है। पुपिल का साइज मायोसिस होगा, टेम्परेचर घट गया तो हाइपोथर्मिया होगा, रेस्पिरेटरी घट जाएगा और ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। तो इसे और जीआईटी का मोशंस भी घट जाएगा और इसकी वजह से ओपॉइड में कंस्टिपेशन होगा, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक ऐसा फूड पॉइजनिंग जिसमें डायरिया नहीं होता है बल्कि कंस्टिपेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो इट इज ए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ओनली फूड पॉइजनिंग कॉजिंग कंस्टिपेशन, ठीक है। इट्स क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉजेज कंस्टिपेशंस, ठीक है। ऐसा फूड पॉइजनिंग है जो कि कंस्टिपेशन करवाता है। तो कंस्टिपेशंस फाउंड इन लीड पॉइजनिंग याद रहेगा, पेंटर्स कॉलिक, सेचुरेंट कॉलिक हम पढ़ चुके हैं। ओपॉइड इंटॉक्सिकेशन में जीआईटी का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि सब सिस्टम स्लो डाउन करता है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ऐसा फूड पॉइजनिंग है जिसमें कंस्टिपेशन होता है, इसलिए ये याद ही रहेगा। अब नेक्स्ट आइए डायरिया। अब कंस्टिपेशन का उल्टा डायरिया। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में हम लोग स्लज याद रखते थे, सेलिवेशन, मतलब जितना भी ऑरिफिसेस है हमारे बॉडी में सबसे लिक्विड गिरेगा। अच्छा, ओपॉइड विड्रॉवल, ये दोनों देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड ओपॉइड विड्रॉवल में स्लजेस, जितना भी ऑरिफिसेस है, ऑरिफिस इन आवर बॉडी, जैसे आइज हो गया, मोज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, माउथ हो गया, एनस हो गया, पेनिस हो गया, सबसे लिक्विड गिरेगा, ठीक है। जैसे सेलिवेशन हो गया, लैक्राइमेशंस हो गया, वोमिटिंग हो गया, यूरिनेशंस हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। तो स्लज है इसका ट्रिक्स और निमोनिक्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस और ओपॉइड विड्रॉवल का बिल्कुल सेम ये वाला फीचर्स पाया जाएगा, या तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो या ओपॉइड का विड्रॉवल हो, मतलब ओपॉइड खाना छोड़ दिया हो, क्रोनिक्स ओपॉइड टेकिंग था फिर अभी ओपॉइड छोड़ दिया हो, ठीक है। दोनों में डायरिया होता है। अब तीसरा है मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स आप जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, ठीक है। मैक्रोलाइट्स में एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स गट मोटिलिटी बढ़ा देता है जिससे डायरिया होता है, ठीक है। अब आइए मेटल फ्यूम्स फीवर। मेटल फ्यूम्स फीवर एक्सपोजर टू फ्यूम्स ऑफ जिंक मोस्ट कॉमन और एल्यूमिनियम। मेटल फ्यूम्स फीवर
कैसे रिसेंबल्स करता है? मलेरिया लाइक सिम्टम्स होता है, मलेरिया लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, और फीवर, चिल और हेडेक होता है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? मतलब जिंक का वेपर है, जिंक का वेपर है, तो वो हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सा देखते हैं टॉक्सिन्स रिसेंबल्स टू नेचुरल टॉक्सिन्स, जैसे कि आर्सेनिक रिसेंबल टू कॉलेरा डायरिया, ठीक है। टेटनस रिसेंबल्स टू स्टिकनिन। वैसे मेटल फ्यूम्स फीवर इज जो कि जिंक से होता है, मोस्ट कॉमनली जिंक से होता है। मेटल फ्यूम्स फीवर इज मोस्ट कॉमनली इज ड्यू टू जिंक एंड रिसेंबल साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया लाइक फीवर, ठीक है। मलेरिया जैसा सिम्टम्स रिसेंबल करता है। माल इन जिम, माल जिम में एक्सरसाइज कर रही है, तो माल से मलेरिया, जिम से जिंक मोस्ट कॉमन होता है, और जिंक, ठीक है, माल इन जिम। अच्छा, स्विफ्ट फीवर डिजीज, स्विफ्ट फीवर डिजीज आल्सो नोन एज एक्रोडाइनिया या पिंक डिजीज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस टू मरकरी वेपर्स, ठीक है, मरकरी वेपर्स होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? पिंकी स्विम विथ क्रोकोडाइल, पिंकी स्विम विथ क्रोकोडाइल। पिंक से पिंक डिजीज, ठीक है, पिंक से पिंक डिजीज, स्विम से स्विफ्ट फीवर डिजीज, और एम से मरकरी, और क्रोकोडाइल से एक्रोडाइनिया, ठीक है। पिंक डिजीज आल्सो नोन एज एक्रोडाइनिया, एंड इसे क्या कहते हैं? स्विफ्ट फीवर डिजीज होता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ड्यू टू मरकरी वेपर्स, ठीक है, स्विफ्ट फीवर डिजीज। अब आइए डिसेंडिंग पैरालिसिस, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसेंडिंग पैरालिसिस मतलब पैरालिसिस अपर लिम्ब से शुरू होता है और डाउन द लिम्स यानी लोअर लिम्ब तक जाता है। ये किसमें पाया जाता है? ठीक है, बीपी इज डिसेंडिंग। कुछ हमको इंपॉर्टेंट लगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में, तो हम सोचे कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉज डिसेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है, तो बीपी इज डिसेंडिंग, बीपी इज डिसेंडिंग, बी से बोटुलिनम, बी से पोलियो, बी से बोटुलिनम, पी से पोलियो, एंड डी से डिसेंडिंग्स, ठीक है, या डिप्थेरिया। डिसेंडिंग से डिसेंडिंग पैरालिसिस और डी से डिप्थेरिया, ठीक है। तो ये पूरा मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा एग्जांपल्स हम लाए हैं जिसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। और उसके अलावा आप मानिए जैसे गुलेन बारी सिंड्रोम होता है, तो उसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है, गुलेन बारी सिंड्रोम। मोस्टली डिसेंडिंग पैरालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी क्वेश्चन आएगा असेंडिंग तो उसमें असेंडिंग मार दीजिएगा। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डिप्थेरिया एंड पोलियो, इसका ट्रिक्स है बीपी इज डिसेंडिंग, ठीक है। आइए, अच्छा, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का कुछ जिक्र हुआ है, तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रिफेक्शन एंड एडिपोसियर। ये क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, जिसको अब ओल्ड नेम था वेल्ची, अभी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। और इसका एंजाइम लेसिथिनेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के द्वारा प्यूट्रिफेक्शंस होता है। एंजाइम लेसिथिनेज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगुलर रिएक्शन। हो गया, नेक्स्ट कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों।